नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। और अब ये टाइम आ चुका है जब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये पेपर में बहुत बड़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपको लेकर आया हूं। पूरा चैप्टर A to Z हमारा क्लियर हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारे चैप्टर्स अभी मिल जाएंगे। Okay, so let's start with our first question. Write a short note on Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini वही व्यक्ति जो इटली में था, रेवोल्यूशन लेकर आया था। 1807 से 1872 तक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, एक्टिविस्ट था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इसका काम था, मूवमेंट्स उसने चलाए थे, इंडिपेंडेंट के लिए लड़ा था, यूनाइटेड लेकर आया था इटली को, ठीक है। और जितने भी फॉरेन पावर्स थी उसको भी हटाया था इस बंदे ने। मजीनी के बारे में ना एक बात ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। इसने कौन कौन सी पार्टी कहां कहां पर बनाई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं है शायद, हाँ ठीक है, ओके। ये देखो, यंग इटली कहां बनाई थी एंड यंग यूरोप कहां बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिखना मत भूलना। पेपर में ऐसी चीजें ही आपसे पूछी जाती है एंड कोशिश करना इसको पॉइंट्स में लिख दो। हर एक चीज को ना पॉइंट्स में लिखना बेटा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बारे में सारी चीजें आपको बिलीव है। वो क्या बिलीव्ड करता था कि गॉड जो है इंटेंट नेशन है, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड में, ये मैंने आपको बारे बता चुका हूं सब कुछ, ओके। और इसने क्या किया था, सिंगल यूनाइटेड रिपब्लिक लेकर आना चाहता था, यूनाइटेड लेना चाहता था, यूनिफिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, ओके। मोनार्क को ये पसंद नहीं करता था। ये किसको पसंद करता था, ये करता था ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स को ये सपोर्ट करता था, ओके। और मेटरनिच एक व्यक्ति थे जो याद होगा वियना में, याद होगा ना, मेटरनिच ने बोला था भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा मोस्ट डेंजरस एनिमी माना जाता है हमारे सोशल ऑर्डर का, मोस्ट डेंजरस एनिमी। कौन, जूसेपी मजीनी जो है मोस्ट डेंजरस एनिमी है। मसीनी जो है वो एडवोकेट रिपब्लिकन्स था, ठीक है। आपने देखना है बेटे क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिख रखा है, सिंपल 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। अगर आपने 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना, आप कुछ कुछ इसमें कट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा बहुत, ओके। चलो, रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में भाई काफी बार अरेस्ट भी हुआ था, जैसे 1830 में अरेस्ट हुआ था, इसको एग्जाइल भेज दिया था। 1831 में रेवोल्यूशन लेकर आया था, कहां पर, लिगुरिया में लेकर आया था, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी, ओके। तो ये सारी चीजें जो है बेटा आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये करनी भी है। और यूनिफिकेशन जो है वो एक अकेली बेसिस मान जाते हैं इटालियन लिबर्टी की, ठीक है। मजीनी हमेशा फेवर में रहा है रिपब्लिक में, क्योंकि उसको लगता है सॉवर्निटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सॉवर्निटी मतलब जब कोई बाहरी रूल हमारे ऊपर रूल ना करे, बाहरी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर रूल ना करे, ठीक है। यंग इटली ने अटेम्प्ट किया था मैनी इंसरेक्शंस बट वर अनसक्सेसफुल भी हुए थे यंग इटली ने, ठीक है। काफी बार हुआ था भाई, ओके। चल, तो ये आई थिंक आप ये लिख सकते हो, कोई इसमें डाउट आएगा नहीं, वैसे इतना कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काउंट कैमेलो डी केवर। काउंट केवर बोल लो या काउंट कैमिलियो डी केवर बोल लो, बात एक ही है, ओके। केवर कौन था अगर आपको याद होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में ये बंदा जो था ही अलाइड विद फ्रांस, ठीक है। एंड फ्रांस की एनिमी माना जाता है, प्रूशिया को जो नेसेसरी थी उस टाइम पीरियड में। केवर ने यूज किया इंटरनेशनल पावर का, जिससे इंटरनेशनल पावर का यूज किया गया सो दैट वो अपने डोमेस्टिक गोल को कंप्लीट कर सके। उसने अपना आप को डिवोट करता है हिमसेल्फ टू लिबरेशन टू ऑफ द नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रियन डोमिनेशन। जब इटली में, याद होगा इटली में कौन सा रूलर था, मेरे को याद नहीं आ रहा, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को इसने क्या किया था,
डोमिनेशन, उसके खिलाफ ये बंदा लड़ा भी था। एक ब्रिलियंट स्टेड फास्ट डिप्लोमेट जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लीडिंग रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और इस बंदे के लिए एक लाइन भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ना ही मैं रेवोल्यूशनरी ना ही मैं डेमोक्रेट है। ना ये बंदा रेवोल्यूशनरी था ना ही ये डेमोक्रेट था। बंदे का नाम है काउंट कैमिलियो डी केवर। ठीक है, ओके और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ही वॉज अ डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द रिएक्शनरी पॉलिटिक्स पूरे यूरोप में, पर्टिकुलरली इन मैनिफेस्टेशन जो ऑस्ट्रिया में एक लार्ज एरिया में हो रही थी। एंड प्राइम आगे जाके वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। कहाँ का? पेडीमोंट का। पेडीमोंट जगह आपको पता होगा कहाँ पर है। ओके कब बनता है? 1852 में। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इसकी आर्मी में और अचीव करते एक रैपिड ग्रोथ। पहले सीएम था, याद होगा आपको, सीएम कैवर था, मैंने आपको लिखवाया था, मगर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। सर्डिनिया पेडीमोंट का प्राइम मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जहां पर पहले किंग रूल कर रहा था। कौन सा किंग था? किंग विक्टर इमैनुअल II। ओके और वहां का ये जो था वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। किंग नहीं है, किंग तो एक अलग है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक ने अपनी आजादी कब की, स्टार्ट कब की? 1821 में उस जिसने आजादी स्टार्ट करी, 1832 में उसको आजादी कॉन्स्टेंटिनोपल से मिल गई। ग्रीक की इंडिपेंडेंस में किन किन लोगों का बड़ा हाथ था? एक तो ग्रीक के खुद के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, यस और नो, ठीक है, जो ग्रीक के उसमें लह रहे थे। और ग्रीक के ऊपर देखो, ग्रीक की आजादी की बात है तो ग्रीक के ऊपर रूल कौन कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, सबको ये बात पता है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जब रूल कर रहा था, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया 1821 में। और ग्रीक के खुद के नेशनलिस्ट, ग्रीक के लोग जो बाहर रह रहे थे, उन्होंने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट पे अपना साथ दिया। पोएट ने, आर्टिशियंस ने, यूरोपियन कंट्रीज को इनको साथ मिला और सब ने मिलकर लड़ाई की। और फाइनली 1832 में इनकी कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी ट्रीटी वो साइन हो जाती है। मैं इधर स्पेलिंग लिख रहा हूं, कॉन्स्टेंट एन ओ पल। तो ये जो थी इनकी साइन हो जाती है 1832 में। और फाइनली अगर हम बात करें ग्रीक आज़ादी की, तो ग्रीक आज़ादी यहीं पे ही खत्म हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर। बेटा ये ना थोड़ा सा अलग आ गया है, ये तो किंग विक्टर, ये तो उसका था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये इसका नहीं है बेटा पार्ट, ये कैवर वाला का पार्ट है जो गलती से इधर डाल दिया सर ने। ओके तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, छोड़ दो। ओके, राइट अ नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वही पार्लियामेंट जो जर्मनी का था। अभी इससे पिछले लेक्चर में इसी के बारे में हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बताई थी। 1848 का जब समय था, जब फ्रैंकफर्ट को 18 मई 1848 में रिजल्ट किया था एक लिबरल रेवोल्यूशन ने। और किसने किया था? मिडिल क्लास के लोगों ने ये रेवोल्यूशन की डिमांड करी थी। कहां पर? जर्मन स्टेट्स में। पार्लियामेंट को कहा गया था प्रिमिनरी असेंबली ऑफ जर्मन लिबरल्स। क्यों? मार्च 1848 में। और ये डायरेक्ट इलेक्टेड था, ये जो लोग थे इधर जो बैठे हुए थे, ये इलेक्टेड बाय द पीपल था भाई। और इनकी क्या डिमांड थी कि मैनहुड वो होने चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए, कि मैन जो होता है ओनली मैन कैन वोट, ठीक है, इनकी ये डिमांड थी। इनका पर्पस क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इनका मेन पर्पस था, कि जर्मनी की बात थी तो जर्मनी का इनका मेन पर्पस यही था कि जर्मनी को मेन यूनिफिकेशन मिल जाए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी बात बताई थी। ओके चलो, मार्च 1849 में पार्लियामेंट को अडॉप्ट किया गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसको एक्सक्लूड किया, ऑस्ट्रिया को एक्सक्लूड किया गया था, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई गई। फ्रेडरिक विलियम फोर जो प्रूशिया का जा था मेन, आपको याद भी होगा, ये फ्रेडरिक विलियम फोर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको एक एम्पायर था जिसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, क्राउन को एक्सेप्ट करने से, जो कि एक इलेक्टेड असेंबली में माना जाता था। और उसकी जो स्कीम थी वो फेल हो गई थी आगे जाके, और उसको डिसबैंड कर दिया था। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन इजी था। व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक
to create a sense of collective identity among the French people. ओके, फ्रेंच पीपल के हिसाब से जो है उनकी क्या आइडेंटिटी बनी रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में. ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जो उन्होंने टाइम किए थे कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए. जो आइडेंटिटीज थी जैसे लैब पैट्री जो थी उनका फादरलैंड जो बोला गया था, एंड सिटोयन बोला जाता है किसको, सिटीजन को. अगर आपसे कभी पूछे लैब पैट्री है, लैब पैट्री इसका मतलब क्या होता है, लैब मतलब द एंड पैट्री मतलब फादरलैंड, एंड सिटीजन द सिटीजन मतलब का मतलब क्या होता है, सिटोयन का मतलब क्या होता है, द सिटीजन. इसको आप बोल सकते हो ला सिटोयन, ला सिटोयन, तो इसको हम मतलब क्या होगा, द सिटीजन. ठीक है, ओके. जिसको ये बात की थी कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए. एक नया फ्लैग बनाया था फ्रांस में, एक ट्राई कलर का, जिन्होंने रिप्लेस किया था एक रॉयल स्टैंडर्ड को, जो इतना रॉयल स्टैंडर्ड उनको मिलता था उसको रिप्लेस किया था. स्टेट जनरल को इलेक्ट किया था उन्होंने. एक्टिव सिटीजन को एक रीनेम दे दिया था कि नेशनल असेंबली रखेंगे, जो वोट दे सकते उनके लिए एक नेशनल असेंबली बनाई गई. ठीक है, ओथ वगैरह ली गई मैट्रेस के लिए, और नेशन का जो नाम था वो ऊंचा करने के लिए कोशिश उन्होंने की थी. ठीक है, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बनाया था. ये सबको याद होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी वो भी आपको पता होगा शायद. और उन्होंने जो था एबॉलिश कर दिया था, यूनिफॉर्मिटी सिस्टम जो था उसको एबॉलिश कर दिया था, वेट मेजर को अडॉप्ट कर लिया था सिस्टम को. ठीक है, और एक और बात बोली गई थी कि फ्रेंच को एज अ स्पोकन एंड रिटन माना जाएगा पेरिस में. कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच को माना जाएगा. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर मैरानी एंड जर्मेनिया. जर्मेनिया और मैरानी कौन थे, और व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेटेड. उनके क्या क्या एडवांटेज है. वो जो एक लेडी थी, फीमेल थी, वो क्या बता रही है, वो क्या पर्सोनिफाइड कर रही है कंट्री के लिए. ठीक है, वो आपको बताना है. 18th एंड 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें, आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था कंट्री को एक पर्सन की तौर पे. ठीक है, नेशन को पोर्ट्रेट किया था एक फीमेल फिगर्स की तौर पे, जिनका एब्स्ट्रैक्ट जो था, आइडिया जो था, वो एक नेशन की तौर पे वो बता सके. फीमेल को उन्होंने चूज किया था पर्सोनिफाइड करने के लिए, जो एक स्टैंड थी वुमेन इन अ रियल लाइफ. और फ्रांस में अगर हम बात करें, शी वॉज अ क्रिश्चियन मैरानी. जो फ्रांस में एक वुमेन को खड़ी किया था उनका नाम क्या था, क्रिश्चियन मैरानी उनका नाम था. एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ये सभी को बात पता भी होगी शायद. जो एक अंडरलाइन देती है द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन. क्या देती है, आइडिया ऑफ पीपल नेशन. ओके, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. क्या मेन था मकसद, लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कोकेट, बस. एंड जो स्टैच्यू ऑफ मैरानी था उसको इंस्टॉल किया गया था पब्लिक स्क्वेयर्स में, जिससे लोगों को याद दिला सके कि एक नेशनल सिंबल है ये हमारी यूनिटी का, हमको कैसे यूनाइट रहना है. मैरानी को इमेजेस लगाई गई काफ़ी सारे कॉइन्स में, स्टेम्प्स वगैरह में इनकी इमेजेस वगैरह लगाई गई. सिमिलरली जो जर्मेनिया थी वो भी एक एलिगरी बन गई थी आगे जाके. जर्मेनिया किसके लिए, जर्मन नेशन के लिए, जिसको विजुलाइज किया गया, रिप्रेजेंट किया गया जर्मेनिया. देखो नाम से पता चल रही ना, उनको ऊपर एक क्राउन भी रख दिया था, जर्मेनिया के नाम पर एक क्राउन रख दिया था ओक लीव्स का. ओके, ओक लीव्स क्या दर्शाता है, हीरोइज्म. तो अगर हम देखें तो जर्मेनिया के लिए भी है, जर्मन के लिए भी है, एंड फ्रांस के लिए भी है. जो फ्रांस के लिए उनका नाम क्या है, मैरानी, एंड जो जर्मन के लिए उनका नाम क्या है, जर्मेनिया. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ द ट्रेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. जर्मन यूनिफिकेशन आई थिंक आप कर सकते हो, जो मैंने आपको पूरा प्रॉपर मैंने आपको बताया था जर्मन यूनिफिकेशन वही है. सिंपल सी बात है, और आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना है बेटा, ध्यान से समझ लेना बेटा, कुछ ऐड नहीं करना उसमें. जो आपको दे रखा है आपको सिंपल सा वही करना है, जर्मनी यूनिफिकेशन. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसको जाइए, उसको देखिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी. ओके, हालांकि इसमें से अच्छा है आप वो देखो कितनी वॉर्स हुई थी, 7 सालों में कितनी वॉर हुई. आपको ये बात बतानी चाहिए किसने जिम्मेदारी ली थी जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए, किसने ली थी, प्रूशिया ने ली थी. ऑटोमन एम्पायर ने अटैक किया था फैड में,
फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। जीता कौन था? ऑटोमन एम्पायर जीत गया था। फाइनली ट्रीटी हुई, वर्सलिस में ट्रीटी हुई। ये सब बातें आपको मैं बता चुका हूं बेटा, ठीक है। अब आपका हिसाब से आपको देख लो, आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर उसमें, बस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What challenges did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the terrorism rule by him? ओह, क्या क्या चेंजेस वो लेकर आए थे? What was the changes did Napoleon introduce? वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो लेकर आया था बंदा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिविल कोड लेकर आया था 1804 में। सबसे पहले तो आपको नेपोलियन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि नेपोलियन फ्रांस में कब आया, 1799 में। सिविल कोड कब लाया, 1804 में। और वॉर कब हारी, वाटरलू की लड़ाई थी वो कब हारा, 1815 में, ठीक है। उसमें उन्होंने बात की थी प्रिविलेज बेस्ड जो बर्थ है उसको अबॉलिश कर दो, जो प्रिविलेज पावर मिलती थी ना उसको अबॉलिश कर दो। इक्वलिटी लेकर आया, क्या बात है। लॉ एंड ऑर्डर में राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आया, क्या बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने अच्छा किया, डच रिपब्लिक में भी, स्विट्जरलैंड में भी, इटली एंड जर्मन में भी, क्या बात है। तो ये सारे सिस्टम जो थे बेटा, वो ये कौन लेकर आया था? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है बेटा। इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक बार आप बढ़ भी सकते हो। फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बता दिया था, एबॉलिश किया था बंदे ने। फ्रीड एंड सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज को इसने हटाया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया था, वही जो ट्रेडिंग में उनको दिक्कत देता है। इंप्रूवमेंट किया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उसने अच्छा किया। यूनिफॉर्म लॉज वगैरह लेकर आया, स्टैंडर्डाइज वेटेज सिस्टम लेकर आया, मेजर्स लेकर आया, कॉमन नेशनल करेंसी उसने रखी, इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी उन्होंने एक रखी सो दैट जब कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड कर रहा है तो उसमें दिक्कत ना हो। एक रीजन से दूसरी रीजन में जब कोई ट्रेडिंग करता है उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंपल एक रख दिया करेंसी का, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को उसने रिमूव कर दिए, वही जो होते हैं उनके ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि पहले बहुत दिक्कतें होती थी। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, किसने? नेपोलियन बोनापार्टे ने, ओके। फ्रांस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया। तो आई थिंक आपको सबको पता चल गया होगा, बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। ओके बेटा इसमें ना आपके लिए मैं एक और चीज लेकर आया हूं। अब मैं सोच रहा हूं आपको मैं करवाऊं या ना करवाऊं। चलो करवा ही देता हूं वैसे भी अगर आप मना करोगे मैं तब भी करवाऊंगा, ओके। टेंशन नहीं लेने का। एक्सप्लेन व्हाट इज मेन बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। वही लिबरलिज्म वाला, लिबरल्स ने क्या डिमांड थी उनकी, क्या चाहते थे वो लिबरल्स, ठीक है। और पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। वही भाई लिबरलिज्म की क्या डिमांड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में अगर हम देखें लिबरलिज्म जो थे एक ऑटोक्रेसी बन गया था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी करना था, प्रिविलेजेस पावर को हटाना था, जो पीजेंट्री को पावर नहीं मिलती उनको हमको लेकर आना था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्ट्रेस आउट करना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सबकी जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इश्यूज वगैरह उनको काफी सारे देखने पड़े। क्रिटिसाइज किया कंजर्वेटिज्म को कि कंजर्वेटिज्म क्या चाहते थे, कंजर्वेटिज्म चाहते थे मोनार्की रूल, मगर ये कहते थे रिपब्लिकन रूल चाहिए हमको, ठीक है। काफी सारे रिवोल्ट्स वगैरह हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो, स्टार्विंग पीजेंट्स जो थे वर्कर्स उनके लिए बात की उन्होंने, पूरी यूरोप में ये बात हुई थी 1848 में अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स के लिए उन्होंने बात किया, एग्जिस्ट किया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, सेम वही लाइनें लिख रखी है अगर आपको याद हो थोड़ा, सेम वही लाइन है जो मैंने बुक में लिख रखी थी, मतलब अपने पीपीटीज वगैरह में लिख रखी थी। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। देखो
अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 5 नंबर का मैंने क्वेश्चन दे दिया इसमें, लो अब कर लो। वही ब्रिटेन वाला, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये कि कैसे एक्ट ऑफ यूनियन, देखो इन्होंने ना पीछे से स्टार्ट किया, आप इधर से ही करना, एक्ट ऑफ यूनियन से स्टार्ट करना। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी आंसर लिख दोगे ना तो फिर दिक्कत देता है कभी कभी। लास्ट क्वेश्चन है ये शायद आपका, इसका अब याद नहीं मेरे को कितने क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, वैसे लास्ट होना चाहिए, हाँ पता था मेरे को कि बाल्कन आ गया ना, बाल्कन लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा खुद सोचो ना, आप ना कभी कभी नोटिस क्या करो, जब क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं ना वो आपको मैंने मतलब पूरे चैप्टर के हिसाब से डाला है कि पहले के लिए ये वाला क्वेश्चन था, उसके लिए फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ऐसे डाले हुए हैं मैंने। तो अब बाल्कन वाला लास्ट था, तो अब ये लास्ट टॉपिक है एंड लास्ट क्वेश्चन भी है। इसने 10 कंट्रीज के नाम याद रख लेना, मॉडर्न डे में कौन कौन सी है, रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो। ये 10 कंट्रीज है जिनको हम क्या बोलते थे, बाल्कन बोलते थे। बाल्कन किसके अंडर, और इनका एक दूसरा नाम भी था, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैव्स भी बोला जाता था। बाल्कन जो था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर उसको पूरा कंट्रोल करता। इन्होंने क्या, रोमांटिक नेशनलिज्म लेकर आए थे, बाल्कन को एक साथ करना था, ओ सॉरी बाल्कन को हटाना था, डिसइंटीग्रेट करना था, अलग अलग करना था, 10 के 10 को तोड़ना था। उन्होंने, बाल्कन ने भी बड़ी ट्राई किया भाई, ऐसी बात नहीं है, 19वीं सेंचुरी की बात है, ऑटोमन एम्पायर ने खुद को लड़ने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ट्राई किया, मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए, मगर लिटिल सक्सेस मिली भाई, छोटी सी सक्सेस मिली, ज्यादा सक्सेस मिल नहीं पाई। बाल्कन के लोगों ने क्लेम किया, इंडिपेंडेंस क्लेम किया, पॉलिटिकल राइट्स के लिए नेशनलिटी लेकर आए वो, एंड प्रूव कर दिया एक बार फिर कि इंडिपेंडेंट है हम। ठीक है, इसके लिए जो मैंने आपको बताया था, सीएम ग्रैब भस्म, ये आप एक कर सकते हो, लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो वो लड़े थे, जिसके लिए मैंने आपको ग्रीस का मैंने आपको अलग से भी एक्सप्लेन किया है, ग्रीक की आजादी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू है बेटा, ध्यान से देखना, अगर आपको आते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना किसने की थी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कांग्रेस ऑफ वियना नीदरलैंड के, नहीं, मुजीनी ने, क्या भाई वो कांग्रेस नहीं, ऑटोमन बिस्मार्क में नहीं, ये तो सीएम था। आंसर क्या आया, ड्यूक मेटरनिच। देखो एक एक करके आप करते रहना, ठीक है, एंड कोशिश करो आप अपनी बुक में एक अलग से लिख लो, मेरे से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और आप अलग से पहले लिख लो इसके कि सर क्या बताने वाले हैं। बड़े सारे एमसीक्यू है, एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं, मेक श्योर आपको हर एक क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, अच्छे से कर लेना इनको, वरना आगे जाके प्रॉब्लम आप ही को होगा। ओके, तो आई थिंक पहला क्वेश्चन इजी था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, सब बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा। याद करो यार, ड्यूक मेटरनिच, जिसने मेटरनिच ने एक लाइन बोली थी मजीनी के लिए, अब वो लाइन आप नीचे नीचे नीचे, इधर नहीं नीचे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। ओके ओके, ओहो इतना मुश्किल क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी कहाँ हुई थी, टर्की के लिए, ग्रीस के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए। ये तो आता ही नहीं होगा तुमको, मैंने तो करवाया ही नहीं। ओहो भाई, बी है आंसर। जिसने मेरे लेक्चर्स देख लिए ना अच्छे से, वो एक भी क्वेश्चन ना गलत नहीं कर सकता। समझ में आई बात, अच्छे से कर लिया है हमने, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस समझे। Who among the following former secret society called Young Italy? ओहो ओहो, यंग इटली किसने बनाई थी, मटरनिच है, और हर्डन ने, ऑटोमन बिस्मार्क ने, या फिर अरे मजीनी ने बनाई थी भाई यंग इटली, यंग यूरोप। तो कहां बनाई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, which one of the following types of government was functioning in France before revolution in 1789। मतलब 1789 में से पहले क्या था, मिलिट्री रूल था, डिक्टेटरशिप था, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन था, या मोनार्की था। सबको पता है भाई मोनार्की था 1789 से पहले, और उसके बाद रेवोल्यूशन आया, तब जाकर वहां पर उसको हटा दिया गया। फ्रांस की बात है,
ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन भी बन सकता है सेम, ठीक है। Which one of the following statement is not true about Giuseppe Mazzini? नहीं है जो true। He wanted the United Italian Republic, भाई बिल्कुल चाहता था ये बात। He founded a underground society, अरे क्या बात है, यंग इटली यंग यूरोप दोनों बनाई थी इस बंदे ने। He wanted Italy to be a monarchy, डाउट आया। He was the exiled for attempting a revolution in Liguria, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, इसको एग्जाइल में भेज दिया गया था। अब आंसर क्या आया, मोनार्की नहीं चाहता था वो क्या चाहता था, वो रिपब्लिक चाहता था भाई, इसलिए आंसर आएगा आपका सी। पढ़ लिया करो भाई अच्छे से, देख लो। हु सेड व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये तो मैंने भी बात बोली थी, इन्होंने लगता है मेरी कॉपी कर ली थी। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। अच्छी किसने बोली थी, मटरनिच ने बोली थी, ठीक है चलो। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड एज, अच्छा ग्रीस की इंडिपेंडेंस, अरे भाई क्या बात है, अभी तो बताया। ओके अरे नहीं अगर देखा तो कॉन्स्टेंटिनोपल है भाई, ग्रीस की इंडिपेंडेंस। ओ हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द यूनाइटेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनाइटेशन में किसका हाथ है बड़ा, कैवर, ये जर्मनी के लिए था, ये तो इटली के लिए था शायद, चल ठीक है भाई। बिस्मार्क, बिस्मार्क का नाम ऑटोबन बिस्मार्क नहीं, पता नहीं किसका याद नहीं आ रहा। मजीनी भी इटली का था, गरीबल्दी भी इटली का था, बचा कौन सा, बिस्मार्क, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच आर एरिया आर नॉन एज द पावर केग ऑफ यूरोप, पावर केग ऑफ यूरोप, ये आई थिंक ये कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। अच्छा वो 10 एरिया के बारे में पूछा होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो पावर केक की जगह आप लिख सकते हो पावर स्लैब्स ऑफ, या फिर नॉन एज द स्लैब्स ऑफ यूरोप, ठीक है। ये गलत है बेटा, ये मैं आपको सही करके दे रहा हूँ, पावर स्लैब्स ऑफ यूरोप। तो किसको कहा गया था स्लैब्स, जर्मनी को, इटली को, बाल्कन को, ऑटोमन एम्पायर को। ऑटोमन एम्पायर स्लैब्स में रूल कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एली द मेजर्स यूनिट इन जर्मनी यूज टू मेजर, जो एक एली एक टर्म होता है वो किस लिए यूज किया जाता है भाई फ्रांस में, सॉरी जर्मनी में क्लोथिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे मीटर होता है ना हमारे इसमें मीटर हम नापते हैं, तो वो मीटर इंडिया में नापना जाता है, और वैसे ही इधर क्या होता है क्लोथिंग के लिए ये चीज बोलते हैं। ओके तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, जोल्वेरियन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रूशिया, जो जोल्वेरियन था, ओके ये क्या था, एक ट्रेड यूनियन था, कस्टम यूनियन था, फार्मर यूनियन था, लेबर यूनियन था, कस्टम यूनियन बेटा। किसने इनिशिएट किया था, प्रूशिया, अच्छा लिखा हुआ है, चलो। ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, प्रूशिया, ब्रिटेन, रशिया, टर्की, टर्की 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 टर्की, कौन सा भाई जल्दी। ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ, या आपको अगर देखा जाए आपने पहले भी पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने पढ़ाया था काफी बच्चों को, तो शायद उनको याद होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो नेशनलिज्म इन इंडिया भी वीडियो डाल दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज कन्वर्ड, ओके सेंट पीटर्स, सेंट पॉल चर्च, ओके पैलेस प्रूशिया, या फिर पैलेस ऑफ वर्सलिस। अरे भाई चर्च कहाँ, या फिर चर्च कौन सा चर्च था, सेंट पीपल्स है या सेंट पॉल्स था, ठीक है, या एट द हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सलिस, ओके तो ये है एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। व्हेन डिड द क्राउन ऑफ ऑक लीव्स सिंबलाइज हीरोइज्म, सबको बात पता होनी चाहिए। By which of the following treaties of United Kingdom UK of Great Britain was formed, UK Great Britain Act of Union, सही है। लो, Who was Wolfstone, Wolfstone तो वही था ना जो, याद होगा तुमको, पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, Wolfstone, Wolfstone कौन था, Wolfstone याद करो, ऐसे करो, यूनिफिकेशन इन ब्रिटेन में पढ़ा था, Wolfstone का नाम इरिश का जो था वो था, ठीक है। तो इरिश कैथोलिक हु रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, जर्मन रेबल, तो आंसर ये हमारा यही आ गया। लो,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? अगर आपको एक टर्म में एक्सप्लेनेशन मांगे तो आप किसको सही करोगे? ठीक है, क्या है ये? एक सोसाइटी वेयर एवरीबडी इज इक्वल? नहीं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी? नहीं। एन आइडलिस्ट सोसाइटी दैट कैन नेवर बी अचीव? सही जवाब सी इज द करेक्ट आंसर, अ सोसाइटी विच कंप्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद द राइट टू वोट वॉज गिवन टू, किसको राइट टू वोट दिए गए थे? ठीक है, जो थे देश में किसको दिए थे? एंड ऑल एडल्ट पॉपुलेशन, नहीं ऑल को नहीं थे, ऑल प्रॉपर्टी ओइंग मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी चांसेस है, मगर अभी एग्जैक्ट नहीं दे रखा। ऑल प्रॉपर्टी ओइंग मेल्स एंड वुमेन, नहीं, वुमेन को नहीं दिया था। ऑल एडल्ट एक्सक्लूडिंग वुमेन, नहीं, ऑल एडल्ट नहीं, तो आंसर यही होगा। अगर ई ऑप्शन होता, एग्जांपल लेकर चल, तो ई ऑप्शन होता ऑल प्रॉपर्टी ओइंग मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड, तो ई होता पॉइंट आपका। ठीक है, चलो। द मेन फंक्शन ऑफ प्रूशियन ज़ोल्वेरियन, मेन फंक्शन क्या था उनका? ज़ोल्वेरियन का, ज़ोल्वेरियन सबको पता है क्या था, मगर उसका मेन फंक्शन क्या था वो आपको पता होना चाहिए। क्या है? इंपोज करना, कस्टम ड्यूटी को लगाना, एबॉलिश करना टैरिफ वेरी को, रिड्यूस करना कस्टम ड्यूटीज को, या फिर इंपोज करना रूल ऑफ ट्रेड को, एबॉलिश करना। भाई मेन रूल यही था। ठीक है, ज़ोल्वेरियन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कलेक्टिव डिफीटेड नेपोलियन? नेपोलियन को किसने हराया था? बारपी ने। किसने हराया था? बारपी ने। बारपी देखो कहां पर है? बारबी बारबी बारबी, ढूंढो 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 ढूंढो। क्या इसमें ब्रिटेन है? नहीं। ओके, अच्छा, इंग्लैंड बार, इन्होंने इंग्लैंड लिख दी इधर, इंग्लैंड इंग्लैंड ब्रिटेन। ओके, तो इसमें तो कट करो, इसमें कट करो। क्या इसमें बार पी है? यस, बी ए आर पी, बार पी। तो बार पी इसमें आ गया हमारा आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन? क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन किसको कहा गया था? हाँ, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन वही है जहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल की हुई थी ट्रीटी। तो अब आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंटिनोपल की कहाँ हुई थी, तो वही थी ग्रीस में, तो ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटी ऑफ वियना साइन इन 1815, हाँ 1815 में हुई थी, सबको बात पता तो ये। ठीक है, ओके। Brought the conservative region back to the power, destroyed the conservative power to Europe, introduced democracy in Austria and Prussia, set up new parliament in Austria. Treaty of Vienna, वियना की जो ट्रीटी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या था कि बैक टू पावर, जो कंजर्वेटिज्म है उनकी पावर को दोबारा कर दो। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? रिस्टोर द पावर ऑफ, कौन सी पावर थी? मोनार्की। मोनार्की कौन था? बर्बन किंग। तो बर्बन किंग को वापस से रीजन कर दो। अरे ये तो आई थिंक सब दे सकते हैं इसका आंसर सब सही देंगे, सबको पता है इसका आंसर। क्यों? रोमांटिज्म कल्चरल है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, लिटरेरी है। ये नहीं है, पॉलिटिकल नहीं हो सकता, रिलीजियस नहीं हो सकता, कल्चरल मूवमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल। इन प्रूशिया हु वाज रेफर्ड टू अ जंकर? जंकर कौन थे? लार्ज लैंड ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, अरिस्टोक्रेट, नोबल्स, या मिलिट्री ऑफिशियल्स थे? भाई लार्ज लैंड ओनर्स थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलेगरी एट्रीब्यूट लिबर्टी? लिबर्टी 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 माने आजादी, आजादी। ऑलिव ब्रांच नहीं, क्राउन ऑफ, ये तो हीरोइज्म, स्वॉर्ड रेडी टू फाइट, ऑलिव ब्रांच नहीं, रेड कैप इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, सिंपल। What does blindfolded woman, जिसने मतलब आंखों में पट्टी बांध रखी थी, कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटेज, और जो वेटेज सिस्टम आंखों में पट्टी थी और ऐसे करके खड़ी नहीं थी एक लेडी, वो क्या सिंबलाइज करती है? देखो ये मैंने चाहता ना तो इसमें मैं आपकी फोटो भी डाल सकता था, मैंने फोटो जानबूझ के नहीं डाली। ठीक है, उसका क्या रीजन है? सिंपल सा एक ही रीजन है, आप फोटो देखकर पहचान लेते शांति, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। खुद थोड़ा ध्यान लगाओगे तो पता चल जाएगा, जस्टिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।
चलो, who among the following was proclaimed the first king of United Italy? इटली का यूनाइटेड किंगडम, ये नाम मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है, किंग विक्टर इमैनुअल टू, इमैनुअल टू। चलो, a nation state is a state where, एक नेशन स्टेट कौन सी स्टेट है जहां पर people of all group enjoy equal rights, where the nation has its own emblem and flag, okay, and state which has contiguous territory, a state where people live on common territory, develop a sense of identity and share common history। ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत अच्छा तुक्का लगाते हैं एंड काफी बच्चों का तुक्का लग भी जाता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, most important outcome of French Revolution in 1817-1889 was, क्या था? The abolition of absolute monarchy, making a new constitution, transfer of sovereignty from the monarchy, and sorry beta, sorry इसके लिए थोड़ा सा, most important outcome of the French Revolution of 1789 was the abolition of absolute monarchy, making of new constitution, transfer of sovereignty from monarchy to the French citizen, formation of the National Assembly। तो इसका क्या आंसर होगा? सबको पता चल गया होगा शायद, C is the correct answer। आइडेंटिफाई एंड मार्क इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इनमें से इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है? जल्दी से पढ़ लो बेटा, मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही पढ़ने की, आप खुद ही पढ़ लो मन में। सही उत्तर सी। Large number of people were hostile to the Napoleon Code because it was not suitable for all. It destroyed the special privileges the ruler administration changes did not go hand in hand with political freedom. Yeah, none of these. For the middle class of Europe, the most important feature of liberalism, main important liberalism का क्या feature था? Abolition of conservatism था, right to be liberal and educated, liberal freedom, equality before the law, बस represent government। Why did the Frankfurt Parliament fail to achieve its goal? Frankfurt Parliament achieve करने से क्यों रह गया? ओहो हो शिट, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना, वो क्यों रह गया था? इसका आपने आंसर देना। वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेंबरशिप, डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ पीजेंट, केजर विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड द क्राउन अपोज द असेंबली। ये इस बंदे ने दिक्कत दे दी है ना, याद है ना किसने दिक्कत दी थी? केजर विलियम ने दिक्कत दे दी थी। ओके बस हो गया खत्म, 35 ही क्वेश्चन थे। चलो जी ये भी ठीक है, बस भाई खत्म ही हो गया क्वेश्चन, अब हम क्या करें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज की डेट में अब पूरा आपका नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपको सजेशंस वगैरह देनी हो या फिर कुछ भी आपको बात अच्छा ना लगा हो तो आप फ्रीली आप बोल सकते हो, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। बस आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ सकता था, मगर मैंने आपको साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही एक्सप्लेन कर चुका था क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उनको भी ध्यान से सुन लेते तो बहुत एक अच्छे से आपका पेपर इजीली हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो नेक्स्ट क्लास में लाना या फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए लाना तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बस तब तक के लिए ख्याल रखें अपने और अपने सहपाठियों का। एंड वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चलो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू गाइस, जय हिंद जय भारत, बाय बच्चों।